आदरणीय प्रोफेसर दिलीप मेहरा जी और मित्रों, हम सब पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, अध्यापक हैं। कोई पहले हो जाता है, कोई बाद में हो जाता है, बस इतने ही का फर्क रहता है। तो जब मेहरा जी से बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि मूलतः भाषा पर बातचीत होनी है, भाषा ही केंद्र में है। तो हम लोगों ने तय किया कि एक लेक्चर जो है वो प्रेमचंद की भाषा पर हो करेंगे और एक लेक्चर जो है वो समकालीन हिंदी कविता की भाषा पर करेंगे। तो आज हम प्रेमचंद पे बात करते हैं और इसलिए भी बात करते हैं कि मुझे लगता है कि जो दूसरे भाषा भाषी लोग हैं वे भी प्रेमचंद से तो परिचित ही हैं, है ना। थोड़ा बहुत ही सही, एक दो कहानी ही पढ़ी होगी, लेकिन इतना परिचय तो उनका होगा ही प्रेमचंद से। प्रेमचंद की जो लोकप्रियता है, प्रेमचंद की जो पहुंच है, आज मैं जिक्र कर रहा था कि हिंदी की एक लेखिका अलका सरावगी कलकत्ते से ही हैं, वो प्रेमचंद के गांव में गईं लम्ही अभी कल परसों में, और उन्होंने प्रणाम करते हुए एक तस्वीर लगाई और जो इच्छा जाहिर की कि हम भी 100 वर्ष बाद पढ़े जाएं। यानी कि प्रेमचंद अपने लिखने के और अपने चले जाने के 12 वर्ष कम रह गए उनके जाने में, लगभग 88 वर्ष हो गए प्रेमचंद को गए हुए। बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन प्रेमचंद की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, बढ़ती गई। अगर प्रासंगिकता जैसी कोई चीज़ होती है, हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन वो प्रासंगिकता बनी हुई है। प्रेमचंद जीवित होते तो कतई नहीं चाहते कि जिन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने लेखन किया वो बनी और बची रहें, वो नहीं चाहते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वैसी चीज़ें हमारे समाज में अब भी किन्हीं न किन्हीं रूपों में आती रहती हैं, हमारे सामने होती हैं और हम उससे प्रभावित होते हैं। जहाँ तक भाषा का मसला है, भाषा वह औजार है जो सबसे पहले पाठक को प्रभावित करता है। आप कथ्य तक तो बाद में पहुँचते हैं। जब कोई भी रचना आप शुरू करते हैं पढ़ना, कोई भी चीज़ जब आपके पास आती है, तो जब उसका आरंभ होता है तो सबसे पहले भाषा ही है जो आपको रोकती है। वो आपको आकृष्ट करती है या तो आपको हतोत्साह कर देती है कि आप उससे कट जाएं, दूर चले जाएं। तो यह देखने की चीज़ है कि आखिर वो क्या चीज़ें होंगी कि प्रेमचंद की भाषा 88 वर्ष 1-2 दिन का समय नहीं होता है ना। लगभग एक मुकम्मल उम्र हुआ करती है ये। 88 वर्ष बाद भी 1936 में जो प्रेमचंद भाषा लिख रहे थे, 1930 में जो प्रेमचंद भाषा लिख रहे थे, या 1907 में जो प्रेमचंद भाषा लिख रहे थे, वह भाषा अगर आज भी पुरानी नहीं पड़ी तो क्या कारण है उसके। और उस भाषा तक पहुंचने के लिए प्रेमचंद का जो संघर्ष था वो कैसा था। इतना आसान नहीं होता है किसी भाषा को पा लेना। किसी भी कवि के लिए, किसी भी लेखक के लिए उसे अपनी भाषा पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हम जो एक सामान्य भाषा बाहर देख रहे होते हैं, कई बार सामान्य बातचीत में हम कहते भी हैं कि बोलचाल की भाषा में लिखी गई रचना है, लेकिन बोलचाल की उस भाषा को अपनी रचना प्रक्रिया में शामिल करना, उसे अपनी रक्त मज्जा का हिस्सा बनाना और उसे रचना में फिर प्रस्तुत करना इतना सहज नहीं होता है। बोल बतिया लेना आसान है, लेकिन रचना में उसे ले जाना, रचना की शर्त पर ले जाना और इस तरह ले जाना कि जो आप कहना चाहते हैं, जो प्राण वस्तु है आपकी, जिसको आप रचना चाहते हैं, विषय वस्तु को रचना चाहते हैं, वह विषय वस्तु भी उसमें आ जाए, ये बड़ी बात होती है। प्रेमचंद कहते थे कि उपन्यास जीवन की आलोचना है। उपन्यास शब्द को हटा दीजिए, साहित्य ही जीवन की आलोचना है। सिर्फ उपन्यास क्यों, कविता भी जीवन की आलोचना है, कहानी भी जीवन की आलोचना है। और जब कोई चीज जीवन की आलोचना होगी फिर उसकी भाषा कैसी होगी। बात यहीं से शुरू करनी चाहिए। किसी की भी भाषा पर आप विचार कर रहे हो, चाहे वो प्रेमचंद की भाषा पर विचार कर रहे हो आप,
या फकीर मोहन सेनापति की भाषा पर विचार कर रहे हो, या रविन्द्रनाथ ठाकुर की भाषा पर विचार कर रहे हो, या पन्नालाल पटेल की भाषा पर विचार कर रहे हो, विचार यहीं से करना शुरू करना चाहिए कि अगर साहित्य जीवन की आलोचना है, वह जीवन का पुनर्प्रस्तुतिकरण नहीं है। एक गलतफहमी रही है लोगों की, साहित्य समाज का आईना है। साहित्य समाज का आईना नहीं होता भाई। आईना क्या करता है? हम जैसे हैं वैसा दिखा देता है। साहित्य इतना नहीं करता। साहित्य रिफ्लेक्ट करता है, अलग से रिफ्लेक्शन देता है, अलग से रिफ्लेक्शन देता है। जो है अगर वही आपने कर दिया तो आपकी कलाकृति कैसे हुई? वो नहीं हुई ना, फिर तो एक तरह की नकल हो गई। वो जो प्लेटो कहा करते थे और कहते थे कवियों को बाहर कर दो, निकाल दो, तो उनकी बात साबित हो जाएगी। तो ये बराबर याद रखें कि साहित्य सिर्फ देखे गए या भोगे गए जीवन का पुनर्प्रस्तुतिकरण नहीं होता, वह तमाम सपनों के साथ पुनर्सृजित किया जाता है। एक समानांतर सत्ता तैयार होती है, जो होती है उसके समानांतर एक और सृष्टि आप रचते हैं। इसीलिए हमारी अपनी परंपरा में कवि को प्रजापति कहा गया, और कवि माने सिर्फ कविता लिखने वाला नहीं, साहित्य मात्र रचने वाला कवि है। तो इसको याद रखें कि प्रेमचंद जो है वो साहित्य को, उपन्यास को, कहानियों को जीवन की आलोचना मानते थे। इसे प्रस्थान बिंदु की तरह देखेंगे तो हम क्रमशः उनकी भाषा में प्रवेश करेंगे। फिर हम ये भी बात करेंगे कि जब वो उर्दू में लिख रहे थे तब भाषा में, और जब वो हिंदी में आ जाते हैं तब भाषा में, या जो रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों में हैं उनकी कुछ रचनाएं, वहाँ कहाँ कहाँ भाषा में फ़र्क नज़र आता है, कहाँ कहाँ भाषा प्रेमचंद ने बदल दी है, और उस बदलने के कारण क्या हो सकते हैं, किस तरह उससे बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। मात्र कुछ शब्द हटा देने से, जिनके सांस्कृतिक महत्व हुआ करते हैं, उनको बदल देने मात्र से चीज़ें बदल जाती हैं पूरी की पूरी। तो इसको एक प्रस्थान बिंदु की तरह रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोक को नहीं समझेगा, लोक माने मोटे तो फोक लोक नहीं होता। ये एक बहुत सामान्य समझ बनी हुई है लोगों को कि फोक का अनुवाद लोक है। लोक एक बृहत्तर पद है, एक बड़ा पद है, ठीक है ना। लोक में कई बार लोगों की ये समझ बनती है कि जो गांव गिराव है वो लोक है। वह भी लोक नहीं है। सिर्फ चिड़िया चुरंग नदियां भी लोक नहीं है। लोक एक बड़ा पद है जिसमें उसको अगर बहुत बहुत अगर आप एक रैखिक ढंग से कहना चाहें तो जो श्रम की संस्कृति से सीधे जुड़ा हुआ है वह लोक है। जहाँ श्रम दिखता है, जहाँ श्रम करते लोग हैं किसी भी रूप में, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो या शहरी अंचल हो, जहाँ भी श्रम है वह एक लोक का सृजन करता है। इसीलिए नागर लोक एक अलग लोक है, ग्रामीण लोक एक अलग लोक है। अगर श्रम की संस्कृति नहीं है तो वह लोक, वैसे ही समझिए कि एक मनुष्य की देह हो लेकिन उसमें प्राण न हो तो वह देह किसी काम की नहीं रह जाती। हम सब जानते हैं ऐसी देह का क्या होता है प्राण नहीं रहने के बाद। तो लोक की समझ भी जरूरी होती है। जब किसी रचनाकार के पास लोक की समझ होगी तो उसकी भाषा बदल जाएगी, देखी जाएगी। प्रेमचंद को पढ़ते हुए इस बात पर पता नहीं आप लोगों का ध्यान गया या नहीं गया कि बहुत सारे रचनाकारों को जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वो जिस इलाके के पात्र चुनते हैं वो उसकी भाषा, उनके जो चरित्र होते हैं वो बोलने लगते हैं। आप लोगों को ठीक लगता है ये? क्यों ठीक लगता है हम इस पर बात करेंगे अभी, और क्यों ये साहित्य में एक समस्या की तरह है हम इस पर भी बात करेंगे। रचनाकार, देखिए क्या होता है कि अगर इस तरह से होगा तो फिर दिक्कत ये होगी कि अगर एक उपन्यास में एक पात्र भोजपुरी बोलता है, दूसरा गुजराती बोलने लगेगा, तीसरा तमिल बोलने लगेगा, फिर वो उपन्यास किस भाषा का होगा, फिर वो कहानी किस भाषा की होगी। रचनाकार की सफलता इसमें नहीं है कि उसके कैरेक्टर वह भाषा बोलें जो, उसकी सफलता इसमें होती है कि वो जो कहलवाना चाहता है क्या वो एक भाषा बना सकता है। इसीलिए देखिए रेणु के साथ क्या हुआ, महान रचनाकार है रेणु, मुझे बहुत पसंद है रेणु, लेकिन
रेणु की दिक्कत यह है कि रेणु बिहार के अंचल और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों को छोड़ दीजिए तो बाहर के लोग उनकी भाषा को समझने में तकलीफ होती है लोगों को, लोग समझ नहीं पाते उसे। इतना बड़ा रचनाकार, इतना जीवंत रचनाकार, बहुत मजबूत वैचारिक रूप से, हर तरह से, कथा सृष्टि की दृष्टि से, लेकिन भाषा आड़े आती है। प्रेमचंद की भाषा आड़े नहीं आती। क्यों? प्रेमचंद का होरी अवधी नहीं बोलता, है ना। प्रेमचंद के जो गोरखपुर के आसपास के पात्र हैं वो भोजपुरी नहीं बोलते। प्रेमचंद के जो अंग्रेज पात्र हैं वो अंग्रेजी नहीं बोलते। दो चार शब्द जो बहुत लोक में स्वीकृत हो गए हैं वो आ जाना एक बात। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि प्रेमचंद जिस पूरे समाज को एड्रेस कर रहे थे, जिस पूरे समाज को संबोधित थे प्रेमचंद, वो जानते थे कि अगर प्रेमचंद अपने समय के उन दो चार लेखकों में से हिंदी के थे जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। प्रेमचंद के उपन्यासों का जो मूल मसौदा यानी बेसिक ड्राफ्ट है वो सब अंग्रेजी में है, वो सब अंग्रेजी में बेसिक ड्राफ्ट बनाए हुए हैं उन्होंने। वो चाहते तो वो सब काम करा सकते थे कि उनके जो अंग्रेज बहादुर हैं वो अंग्रेजी बोलते, लेकिन नहीं बोलते वो। उसका पूरा कारण जो है, जो उनका सामाजिक उनकी जो प्रतिबद्धता है वो तो अपनी जगह है ही। जो एक कहानी या उपन्यास की अपनी रचना प्रविधि है, जो एक उसका अपना सौंदर्य शास्त्र है, यह उसके लिए भी जरूरी था कि वो पात्र उस तरह न बोलें, वो वही बोलें जो एक स्वीकृत सी भाषा हो जाए। इसलिए जो भाषा राय साहब बोलते हैं उसका थोड़ा सा तद्भव रूप आपको होरी में दिखाई देगा। राय साहब तद्भव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, लेकिन होरी के वहाँ आपको तद्भव शब्दों का इस्तेमाल मिल जाएगा, क्योंकि राय साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप जब गोदान पढ़ रहे हैं, गोदान आप में से सब जो हिंदी के लोग होंगे उन सब ने पढ़ रखा होगा, आपने भी पढ़ा है, कितनी अच्छी बात है, हा? जो गोदान के चरित्र हैं, जो प्रोफेसर हैं मेहता, अब मेहता तो जाहिरा तौर पर होरी जैसा नहीं बोलेंगे, लेकिन मेहता जो बोलते हैं वो होरी की समझ में आता है, और जो होरी बोलता है वो मेहता की समझ में आता है। यह जो 100 साल बाद प्रेमचंद के पढ़े जाने की स्वीकार्यता है या प्रेमचंद को पढ़ा जाना है, उसमें यह समझ सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जो कह रहा है दूसरा उसे समझ ले, वरना बात, इस मोहल्ले की बात तो उस मोहल्ले पहुंचेगी ही नहीं। अगर मेहता जो दर्शन के आचार्य हैं, अगर वो बहुत गूढ़ बातें करने लगते तो बात कैसे पहुंचती। मैं एकदम बिल्कुल अभी बेसिक बातें कर रहा हूँ, फिर मैं क्रमशः प्रेमचंद की भाषा को लेकर के और आगे बढ़ूंगा। तो इस पर भी एक चीज़ है कि प्रेमचंद लोक की जो समझ है और जो उपन्यास या कहानी की जो शर्त हो सकती है रचने की, उसके साथ कोई समझौता नहीं करते हैं, उसके साथ बढ़ते हैं। प्रेमचंद इस बात को जानते हैं कि पढ़े लिखे होने का मतलब तत्सम बोलना नहीं होता, पढ़े लिखे होने का मतलब अंग्रेजी बोलना नहीं होता, पढ़े लिखे होने का मतलब बौद्धिक होना होता है, जिसे आप बहुत सरल जबान में भी कह सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं इसका पता तभी नहीं चलेगा जब आप भारी भारी शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे, बहुत जटिल और संश्लिष्ट पदों का इस्तेमाल करेंगे, तभी आप पढ़े लिखे हैं। प्रेमचंद के चरित्र इस तरह का कोई आचरण नहीं करते। भाई पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है कि जो प्रोफेसर्स हैं उनके उपन्यास में या उनकी कहानियों में, या जो कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसपी हैं, जो इस तरह के पदों पर हैं, वही पढ़े लिखे लोग वहाँ आते हैं, जमींदार लोग जो हैं। लेकिन प्रेमचंद जानते हैं कि बौद्धिकता का मामला, यानी कि जो मसले हैं, यानी कि जब आप देखेंगे कि प्रेमचंद की रचनाओं में किसानों की समस्या पर जब बहस हो रही है, वहाँ बौद्धिकता का मामला है, वहाँ सरकार की नीतियों की आलोचना है, वहाँ किसानों के पक्ष की बात है, लेकिन कोई संश्लिष्ट पदावली नहीं आती, कोई अबूझ भाषा नहीं आती। जब स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के बहस है, चाहे वो कर्मभूमि नामक उपन्यास में हो, चाहे गोदान में हो, या उनकी कुछ कहानियों में हो, आप देखेंगे कि बहुत जटिल विषय है। आज जब स्त्री विमर्श बहुत आगे है, 1936 तक ये स्थिति नहीं थी,
लेकिन प्रेमचंद के कुछ निबंध अगर आप पढ़ेंगे और उसके साथ आप कर्मभूमि या गोदान में जो बहसें हैं स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अपने समय से कितना आगे देख पा रहे थे प्रेमचंद। और स्त्री पुरुष संबंधों का जो मूल अभी फेमिनिस्ट जिसको एक बड़ा आधार मानती हैं या मानते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता का जो मसला था, दैहिक स्वतंत्रता अपनी जगह है, उसके साथ जो आर्थिक स्वतंत्रता उसको प्रेमचंद केंद्र में रख लेते हैं और उसके साथ वो पूरी बहस चलती है। प्रेम आप सोचें कि 1936 में गोदान में बहस चलती है और एक पात्र कहती है कि अब हम प्रेम के आधार पर विवाह करने की बात करती है। प्रेमचंद के बारे में दो तीन बातें बहुत क्लियर हम लोगों को होना चाहिए। एक तो ये कि परिवार संस्था में उनका बहुत भरोसा था, विवाह संस्था में भी उनका बहुत भरोसा था, लेकिन जहाँ जहाँ परिवार और विवाह जैसी संस्था में दिक्कतें थीं, समस्याएं थीं, प्रेमचंद ने उनको भी नोटिस किया और उन कमियों पर बात की। तलाक जैसी व्यवस्था की बात की उन्होंने। आप देखें कि अगर गबन आप पढ़ेंगे और गबन को आप, प्रेमचंद हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार की बात की। उसके पहले हिंदी का कोई रचनाकार नहीं है जो पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार की बात करता है। सरकार ने अब नियम बनाया है कि पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार हो। प्रेमचंद ने निबंध लिखा है इस पर, प्रेमचंद का निबंध है इस पर। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो व्यक्ति लगातार निबंध लिखता है, ऐसे मुद्दों पर बहस करता है, जब वो अपने कथा साहित्य में आता है तो उसके लिए कैसी भाषा चुनता है, बदल जाती हैं चीजें कि लोग इसको सहजता से समझें, लोगों तक जाए। गबन में सरला रतन नाम का चरित्र लेकर के आते हैं, बेमेल विवाह है, वकील साहब मर जाते हैं, वकील साहब के रहते रहते जो सरला मालकिन बनी हुई है, कोई संतान है नहीं, इसलिए सारी जो उनकी प्रॉपर्टी है, जायदाद है वकील साहब की, वो भतीजों को मिल जाती है और वो भतीजों पर आश्रित हो जाती है सरला। एक तरफ निबंध लिख रहे हैं प्रेमचंद, दूसरी तरफ दिखा भी रहे हैं। तो प्रेमचंद का जो बड़ा कंसर्न था वह दो तीन चीजों से निर्धारित हुआ और वही उनकी भाषा को निर्धारित करती है। पहली चीज है औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति, यानी अंग्रेजों से मुक्ति। औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति जो उनकी भाषा को सबसे पहली बार जहां अपनी वो भाषा तय करते हैं कि मेरी भाषा क्या होगी, वो जहां जहां आपको स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई के प्रसंग मिलेंगे वो इस चेतना से निकलते हैं कि औपनिवेशिक सत्ता का अंत होना चाहिए। दूसरी चीज सामंतवाद का अंत होना चाहिए, जमींदारी व्यवस्था का अंत होना चाहिए और किसानों को मुक्ति मिलनी चाहिए। जो किसान जमीन जोतता है उसका हक भी उसी का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मालिकाना हक किसी और के पास हो। प्रेमचंद यहाँ से अपनी भाषा के लिए जमीन तलाशते हैं कि कौन सी भाषा होगी जिसमें हम ये बात कहेंगे तो किसानों की भी समझ में आएगी, पढ़े लिखे लोगों की भी समझ में आएगी। तो प्रेमचंद वहाँ जाते हैं। तीसरी चीज, वो मैंने कहा कि परिवार की बात करते हैं, वो विवाह की बात करते हैं, लेकिन स्त्रियों की मुक्ति की बात करते हैं। वो प्रेमचंद पहले रचनाकार हैं जो इस बात पर चिंता जाहिर करते हैं और दिखाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि पुरुष तो कई कई शादियां कर ले और स्त्री जो है वो वैधव्य के बाद भी विवाह न कर पाए। ये आप देखें कि इस अर्थ में आप अगर देखेंगे तो जो नवजागरण था, भारतीय नवजागरण है, हिंदी में उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रेमचंद, और उसको और आगे ले जाने का काम करते हैं। वहाँ से प्रेमचंद अपनी भाषा अर्जित करते हैं, वहाँ से निकालते हैं कि वो कौन सी भाषा होगी स्त्री के पक्ष में जो आम और खास दोनों को प्रभावित करेगी, दोनों उससे एक जुड़ाव महसूस करेंगे और बात बन जाएगी। वहाँ लेकर के जाते हैं, स्त्री के अधिकारों की बात करते हैं। प्रेमचंद स्त्री शिक्षा की वकालत करते हैं अपने निबंधों में भी और अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में, क्योंकि वो जानते थे कि बिना शिक्षा के कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी स्त्री को दे भी दीजिए, भौतिक प्रॉपर्टी दे दीजिए, अगर उसके पास शिक्षा नहीं होगी तो वह आगे चीज नहीं बढ़ पाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। यह प्रेमचंद लेकर के आते हैं और दिखाते हैं। यहाँ से प्रेमचंद अपनी भाषा को लेकर आते हैं।
चौथी पांचवी चीज़ यह है कि प्रेमचंद हिंदी और उर्दू को मिलाते नहीं हैं। ये अक्सर लोग इसको समझने में भूल करते हैं। प्रेमचंद मिलाते नहीं हैं, वो जानते हैं कि व्याकरण एक जैसा है, शब्दकोश भी बहुत दूर तक एक जैसे हैं, लेकिन हिंदी और उर्दू का मिजाज एक जैसा नहीं है। ये प्रेमचंद जानते थे, बावजूद इसके कि वो दोनों भाषाओं के बड़े लेखक हैं। उर्दू में भी प्रेमचंद के बिना काम नहीं चल सकता है और हिंदी में भी प्रेमचंद के बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए अब तो इस तरह की चीज़ें हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो उपलब्ध हैं। असगर बजाहत ने भी वो काम किया है और अब्दुल बिस्मिल्लाह ने भी किया है कि उनकी उर्दू की कुछ कहानियाँ सामने रखकर और उसका जो हिंदी कहानियाँ जो छपी हैं, दोनों में कहाँ कहाँ कुछ हिस्से हैं ही नहीं, जो उर्दू में है वो हिंदी में नहीं है, कई जगहों पर हिंदी में है वो उर्दू में नहीं, क्योंकि प्रेमचंद जानते थे कि वो जिस समाज को संबोधित होने जा रहे हैं उसको कितने की ज़रूरत है, क्या है, और शब्द भी कई जगहों पर अलग अलग किस्म के हैं। और यह इसलिए संभव है क्योंकि प्रेमचंद स्वयं ही ये काम करते थे। पहले हिंदी में लिख लेते थे तो उर्दू में करते थे, आरंभ में उर्दू में लिखा, फिर हिंदी में लिख रहे थे। तो ये भी एक जानने की ज़रूरत है कि प्रेमचंद के वहाँ जो भाषा का मामला है वहाँ हिंदी और उर्दू की खिचड़ी नहीं है। उर्दू जहाँ है वहाँ उर्दू है, जहाँ हिंदी है वहाँ हिंदी है। वह हिंदी जो सामान्यतः पूरब के लोग बोलते हैं, जो आपको लखनऊ से उधर की तरफ बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जैसी हिंदी बोलते हैं प्रेमचंद की हिंदी, प्रेमचंद के उपन्यासों की, प्रेमचंद की कहानियों की वही हिंदी है। अपेक्षाकृत उनकी उर्दू जो है वह थोड़ी नफीस किस्म की है। उर्दू जहाँ पर वो उर्दू का प्रयोग करते हैं वो थोड़ा पढ़े लिखे जैसा बोध कराने वाली उर्दू है। देवनागरी में अगर लिखी जाएगी तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों की भाषा के साथ साथ मेरा बराबर ये निवेदन रहता है कि प्रेमचंद के निबंधों की भाषा को भी देखें, प्रेमचंद के नाटकों की भाषा को भी देखें, उन्होंने जो संपादकीय लिखे उसकी भाषा को भी देखें। इस तरह से एक मुकम्मल तस्वीर आपके सामने प्रेमचंद की तैयार होती है। प्रेमचंद जब, जो मैं आरंभ में आपसे कह रहा था कि जिन रचनाओं में प्रेमचंद स्वाधीनता को विषय वस्तु बनाते हैं, जहां उनके चित्त और चिंता के केंद्र में स्वाधीनता आंदोलन है, ऐसी कहानियों की जो भाषा है, जैसे आहुति नाम की उनकी कहानी है, पता नहीं कितने लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ी है, कोई बात नहीं। आहुति नाम की जो कहानी है, या समरगाथा नाम की उनकी जो कहानी है, या कर्मभूमि जो उपन्यास है जो स्वाधीनता आंदोलन पर पूरी तरह केंद्रित उनका उपन्यास है, या गबन का जो उत्तरार्ध है जो स्वाधीनता आंदोलन पर केंद्रित है, या गोदान के कुछ प्रसंग हैं जो स्वाधीनता आंदोलन को संबोधित हैं, वहाँ जब प्रेमचंद बात करते हैं वहाँ उनकी भाषा और उस भाषा में जो घुली हुई चेतना है उसकी पड़ताल पहले हम लोग करते हैं। प्रेमचंद ये देख पाते हैं कि आज़ादी की जो ललक है, जो स्वाधीनता की ललक है, और बिना किसी हिचक के प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि वह वंचित वर्गों में सबसे अधिक है। उन लोगों के वहाँ वो सबसे अधिक है जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो जाति के आधार पर भी शोषित रहे हैं लंबे समय से, उनके वहाँ आज़ादी की ललक बहुत ज़्यादा है। अंग्रेज़ों से भी आज़ादी की ललक है और सामंतों से भी आज़ादी की ललक है। और प्रेमचंद बिना किसी मतलब कोई मुलम्मा नहीं चढ़ाते इस पर, कोई पर्दा नहीं डालते प्रेमचंद, और बिल्कुल साफ लिखते हैं। जब आप आहुति जैसी कहानी पढ़ते हैं और उसमें जो उसकी जो नायिका है, जब आप उसका पूरा तेवर देखते हैं, उसका जो समर्पण देखते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा। आपको ऐसा समर्पण उस दौर के मिडिल क्लास के लोगों में नहीं मिलेगा, जो मध्यवर्गीय लोग हैं उनमें वो नहीं मिलेगा, वो समर्पण नहीं दिखाई देता। और इसके लिए प्रेमचंद एकदम, जो कह सकते हैं कि वह समाज है, नोहरी जैसे लोग जिसमें रहते हैं, उस समाज से भाषा लेकर के आते हैं, उसका उल्लास व्यक्त करते हैं। वो नाच रही है, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला समूह आता है, उनके स्वागत में वो खड़ी होती है, नाचती है। वो उल्लास
पढ़े लिखे लोग जिस चीज़ में संकोच कर जाते हैं वो नाचती है। और वहाँ जो पूरा यानी कि एक तरह से प्रेमचंद आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों की देह भाषा को भी अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं अपनी रचनाओं में। सिर्फ कही गई भाषा नहीं, बोली गई भाषा नहीं, जो पूरी अभिव्यक्ति है उसको भी वहाँ पर वो रूपायित करने की कोशिश करते हैं। और आप देखना चाहिए एक बार उसमें आता है, आप देखें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देवी दिन खटिक हैं गबन उपन्यास में, दलित पात्र हैं देवी दिन खटिक। देवी दिन खटिक वह पात्र हैं, रमा जब गबन कर लेता है और भाग जाता है तो एक तरह से शरण लेता है उनके वहाँ, कलकत्ते में जा कर के उनके वहाँ शरण लेता है। वो सब्जी बेचते हैं, वो और उनकी पत्नी। उनके 3 बेटे हैं, 2 बेटे, 3 बेटे जो भी हैं, 2 या 3 बेटे वो शहीद हो चुके हैं, आज़ादी की लड़ाई में वो जा चुके हैं। जब देवी दिन खटिक को लेकर आते हैं प्रेमचंद तो देवी दिन खटिक सवाल पूछते हैं। भाषा देखिएगा प्रेमचंद की, ये भाषा है। वो कहते हैं कि जब तुम सुराज का नाम लेते हो बाबू तो तुम्हारे मन में क्या आता है? तुम भी मोटर से चलोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, लबोलुबाब ये कि मोटी मोटी तनख्वाह लोगे। अभी जब तुम्हारा राज नहीं है तब तुम खून चूस ले रहे हो, जब तुम्हारा राज आएगा तो क्या करोगे? प्रेमचंद की मैंने कहा चित्त और चिंता के केंद्र में स्वाधीनता है। स्वाधीनता आएगी तो किसके लिए आएगी? वो कौन लोग होंगे जो आज़ाद भारत में स्वाधीनता को महसूस करेंगे? वो कौन लोग होंगे? और देवी दिन खटिक के मन में ये सवाल है। याद करिए, यही सवाल भगत सिंह करते हैं। ये सवाल उस दौर में जो भी चिंता करने वाले लोग थे, जो ये देख पा रहे थे कि बहुत सारे राजे रजवाड़े जमींदार कांग्रेस का सदस्य बन गए हैं। और हमने देखा 47 के बाद ये हुआ भी कि उनमें से बहुत सारे लोग विधानसभाओं में और लोकसभाओं में आ ही गए। प्रेमचंद इसको देख पा रहे थे और इसके लिए भाषा चुन रहे थे कि किस ढंग से ये भाषा कर। देवी दिन खटिक यानी उसकी प्रतिबद्धता में, समर्पण में तो कोई कमी नहीं है। संतान है, संतान शहीद हो गए देश के लिए। वह देवी दिन खटिक रमा को एक तरह से बचाता है। रमा तो अंग्रेजों के लिए गवाह बनने को तैयार हो गया है, मेरठ षड्यंत्र जिसे इतिहास में हम कहते हैं, तो बनने को तैयार हो गया है। लेकिन वहाँ पर भी एक और चीज़ वहाँ करते हैं प्रेमचंद, भाषा से ही वो कमाल करते हैं, भाषा से। और वृत्ति कैसे सोचने का मामला आता है, ये सिर्फ कुछ उदाहरण दे रहा हूँ मैं। इस आधार पर आप प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाओं के मूल्यांकन की ओर जा सकते हैं। यह उपन्यास बहुत दिनों तक जो गबन है वह पढ़ाया गया कि यह औरत की जेवर प्रेम की कथा है ना। औरतें गहनों से बहुत प्रेम करती हैं। प्रेमचंद ने इसका प्रतिवाद किया। यह उपन्यास इस समझ का प्रतिवाद करता है कि औरतें गहनों से प्रेम करती हैं। यह इसकी आलोचना प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद ये बताते हैं कि ये औरतें नहीं करती। दरअसल यह जो हमारी एक सामाजिक संरचना है, जिसे सामान्य भाषा में हम पितृसत्ता कहते हैं, जो सामाजिक संरचना है, वह सामाजिक संरचना बच्ची छोटी सी पैदा हुई तब से उसको बताया गया कि एक राजकुमार आएगा, घोड़े पर आएगा, नौलखा लेकर आएगा, पता नहीं क्या क्या लेकर आएगा। आपने उसकी चेतना में वही चीज डाल दी, रक्त मज्जा में आपने घोल दिया उसके, तो वो क्या सोचेगी? अगर आपने चेतना में यह डाला होता कि तुमको भी पढ़ना है और पढ़कर दुनिया बदलनी है, समाज बदलना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने लिए काम करना है, तो सोचने का ढंग कुछ और होता। और इसको और आगे दिखाते हैं प्रेमचंद कि वह स्त्री जिसको खलनायिका के तौर पर आरंभ में लोग देख पाते हैं, वह सारे जेवर गहने हटा देती है और रमा को अंततः बचाती है। वो जा करके पत्नी जो है, उसकी पत्नी जो है वो बचाती है। उसको कोई मोह नहीं है गहनों से, बल्कि उसको इस बात का दुख है कि उसको सच्चाई बताता नहीं है पति। वो उसको अंधेरे में रख करके अपने डींगे हाँकते हुए उसको एक तरह से
कहना चाहिए यह है कि धोखा देता है एक तरह से पत्नी को भी। वो धोखा देना ही है कि आप अपना सच नहीं बता पाते कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, सारी चीज़ें। आप इस पूरे क्रम में प्रेमचंद की जो भाषा है, जो संवाद है प्रेमचंद का पति पत्नी के बीच जो संवाद होता है, उसको देवी दिन खटिक के साथ जो रमा का संवाद है और देवी दिन खटिक की पत्नी के साथ जो संवाद है, देवी दिन खटिक की पत्नी को भी प्रसन्न करने के लिए ये कुछ आभूषण ही देना चाहता है। ये इसकी समझ में नहीं आता कि वह स्त्री जो अपने बेटों को देश पर कुर्बान कर चुकी है, उसको तुम थोड़े से गहने देकर क्या देने वाले हो, क्या करने। लेकिन वह समझ जो हजारों साल से रक्त मज्जा में समाई हुई है, प्रेमचंद बहुत हल्के से बिना कोई शोर किए इस पूरी सोच पर प्रहार करते हैं अपनी भाषा से, और वो असर करती है भाषा हम पर। वो भाषा हमको छू जाती है। वहां अगर प्रेमचंद कोई प्रवचन करते तो भाषा असर नहीं करती, वो भाषा हमें छू जाती है, आती है और लगता है अरे हम तो इस ढंग से तो हम सोच नहीं पाए थे, इस ढंग से तो हमने देखा ही नहीं था स्त्री को, स्त्री की पढ़ाई लिखाई को, स्त्री के जीवन को देखा ही नहीं। प्रेमचंद आप वहाँ देखें कि जो स्त्रियाँ बाजार में हैं, जिन्हें हम तवायफ और न जाने क्या क्या नामों से कहते रहे, प्रेमचंद हिंदी के एक तरह से पहले रचनाकार हैं जिन्होंने यह दिखाया कि उनके भीतर स्वाधीनता की कितनी ललक है। इसमें जोहरा है, इसी उपन्यास में जोहरा नाम का चरित्र है, और वह एक डूबती हुई स्त्री को बचाने के लिए कूद जाती है नदी में, और जाहिर है कि डूब जाती है स्वयं भी। उन्हें जिनके बारे में एक सामान्य समझ बनाई गई है कि वो लोगों को लूट लेती हैं, लोगों को बर्बाद कर देती हैं, वह रमा को भी बचाती है, और उस स्त्री को बचाते हुए रमा नहीं कूद पाता। मिडिल क्लास जो एक मध्यवर्गीय एक कह सकते हैं कि अपने बचाव की मुद्रा रहती है, उसका शिकार होता है। और प्रेमचंद कोई पर्दा नहीं डालते, न भाषा में और न ही अपने कथ्य में, कहीं कोई पर्दा नहीं डालते। आप इस पूरे प्रकरण में जहाँ जहाँ संवाद है, जहाँ संपत्ति को लेकर संवाद हो रहा है, सरला रतन उनके भतीजों में, और सरला रतन और क्या कहते हैं कि नायिका के साथ, आप उस संवाद को पढ़ें। उस संवाद में आपको दिखाई देगा कि प्रेमचंद सिर्फ किस्सा कहानी नहीं कहना चाहते हैं, कह रहे हैं। प्रेमचंद जानते हैं कि किस्सा कहानी अपनी जगह, लेकिन इस सारा कुछ एक सामाजिक परिवर्तन के लिए है, एक सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए। इसलिए उस भाषा के साथ बहुत बारीक कह सकते हैं कि प्रयोग करते हैं प्रेमचंद। बहुत मोटे ढंग से सोचने वाला आदमी इस ढंग से बात नहीं कर सकता। इसीलिए लगातार अगर प्रेमचंद के निबंधों को साथ रख करके पढ़ते रहेंगे तो प्रेमचंद की जो कथा भाषा है वो आपको अधिक स्पष्ट होगी, ज़्यादा क्लियर होगी, और ये समझ में आएगा। और मैं उन साथियों से भी कहता रहा हूँ जो दलित चिंतक हैं और दलित साहित्य पर विचार करते हैं, उनको भी मैं कहता रहा हूँ कि प्रेमचंद ने करीब 200-250 पृष्ठों में दलित समस्याओं पर निबंध लिखे हैं। उनको भी पढ़िए एक बार, फिर कफन को पढ़िए, फिर अन्य कहानियों को पढ़िए। समझ में आएगा कि प्रेमचंद जैसा रचनाकार ये काम नहीं कर सकता है। प्रेमचंद की भाषा का एक मारक उदाहरण आपको बताता हूँ, और पता नहीं आप लोग कभी इस तरह से सोचा होगा, आप लोगों ने नहीं सोचा। गोदान में एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति आती है मालती के बारे में कि वह बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। पढ़ा आप लोगों ने? क्या सोचते हैं इस पंक्ति के बारे में आप लोग? कोई भी एक आदमी? यही कहना चाहते हैं कि स्वच्छंद भी है और मधुरता, मतलब व्यक्ति के बीच मधुरता उत्पन्न कर सके इतनी क्षमता। चलिए, कुछ हद तक ये ठीक है। सामान्यतः बरसों बरस इसको पढ़ाया ये गया कि प्रेमचंद पढ़ी लिखी स्त्री को नहीं समझ पाते। ऐसा कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति स्त्री शिक्षा की वकालत कर रहा है, जो व्यक्ति अपना भाषण देते हुए कहता है कि जैसे हम अपने बेटों पर भरोसा करके उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, हमें अपनी बेटियों को भी पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए, वह व्यक्ति एक पढ़ी लिखी स्त्री को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकता है? कभी भी बड़े कलाकार की कोई भी कृति हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, ठहर कर सोचना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं। दरअसल यह पूरे गोदान में अकेली काव्यात्मक पंक्ति है। कभी आप तितली के स्वभाव के बारे में सोचें और कभी आप मधुमक्खी के स्वभाव के बारे में सोचें।
तितली का स्वभाव क्या है? रंग छोड़ जाना, रंग छोड़ जाना। उसके पहले सुंदरता का प्रतीक है वो। स्त्री के लिए जो एक जैविक रूप बनाया गया है कि स्त्री कोमल होती है, सुंदर होती है, ठीक है, वह उसकी प्रतीक है और स्वच्छंदता की नहीं, स्वतंत्रता का प्रतीक है। वो स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्वतंत्रता माने कि अपनी चेतना के अनुसार काम करना, दूसरे की चेतना के अनुसार नहीं। ऐसा काम नहीं जिससे दूसरों को कष्ट हो जाए, अपनी चेतना के अनुसार वह काम करना जिससे अपना जीवन भी सुंदर हो सके और जुड़े हुए लोगों के जीवन में भी सुंदरता आए। मधुमक्खी का स्वभाव क्या है? मधुमक्खी जीवनदायी शहद इकट्ठा करती है और अगर आप उसके छत्ते पर मारेंगे तो आपको डंक भी मारेगा। प्रेमचंद कहते हैं कि पढ़ी लिखी स्त्रियां मालती जैसी होती हैं, उन्हें किसी पुरुष की ज़रूरत नहीं है अपनी रक्षा करने के लिए। अब मतलब कि अब मैं कष्ट में हूँ और आओ मुझे बचा लो, वो स्वयं सक्षम है। उनके भीतर स्त्री का जो प्राकृतिक गुण है वह भी है और पढ़ लिख लेने से वह गुण आ गया है जिसके आधार पर पुरुष सत्तासीन बना हुआ है। ये प्रेमचंद की भाषा है, जहाँ प्रेमचंद संकेतों में वो वैचारिक बात कहते हैं, वो चीज़ कहते हैं जिस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जिस ओर हम सोचना ही नहीं चाहते कई बार तो, और सोचते भी हैं तो पहुँच नहीं पाते। ये प्रेमचंद वहाँ दिखाते हैं। प्रेमचंद की भाषा पर विचार करते हुए गोदान जहाँ शुरू होता है, विद्यार्थियों जैसी हरकत कर रहे हैं, जैसे क्लास के विद्यार्थी करते हैं। तो कोई बात नहीं। मैं यह गोदान उपन्यास जहाँ शुरू होता है, कुछ बस प्रसंग लीजिए। वहाँ के तो बिल्कुल आरंभ में जो भोला की बेटी है झुनिया, वो बाल विधवा है, वो बाल विधवा है, गोबर के प्रति आसक्त है, उस दोनों के बीच हल्की सी मित्रता है। लेकिन गोबर के साथ उसका जो एकदम आरंभिक संवाद है, लगभग आरंभिक संवाद है, उसमें वो कहती है कि मैंने अपने मर्द से कह दिया था कि पुरुष अगर दूसरी औरतों के पीछे भागेगा तो औरत भी अपने मन का करेगी। ये पढ़ी लिखी औरत नहीं है, ये जो झुनिया है उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, लेकिन वो एक नई स्त्री का रूपक बन करके आती है कि वो चेतस है, वो अपने अधिकार के प्रति चेत। ये प्रेमचंद की भाषा है। और प्रेमचंद इसको दिखाने के लिए, इस स्त्री चेतना को दिखाने के लिए बड़ा सहज सा प्रसंग उठाते हैं, जो कि स्त्री पुरुष के बीच सबसे विश्वसनीय प्रसंग हो सकता है जीवन का, उसको उठा करके ले आते हैं। खुद धनिया और होरी के बीच के बहुत सारे संवाद, अब संवाद तो यहाँ पढ़े नहीं जा सकते, हम सब शिक्षक ही हैं, तो आप उठा कर देखिएगा। उन संवादों में आपको देखेगा कि जीवन की जो संवाद है, जिसमें वो बिल्कुल आरंभ में ही संवाद आता है जिसमें वो कहता है कि 60 वर्ष तक कौन जिएगा, उसी पे कहता है कौन जिएगा। आप सोचें कि एक किसान, उस पूरी विडंबना को उस भाषा से प्रेमचंद उभार देते हैं जहां किसान 60 वर्ष तक जीने का स्वप्न भी नहीं पाल सकता है। आयरनी है हमारे समाज की, जिसमें जमींदार तो ये नहीं सोचता, जो अमीर लोग थे वो तो नहीं सोचते थे कि वो 60 वर्ष तक नहीं जिए, लेकिन किसान, उसको लगता है 40-45 जी गए और मर भी जाता है। खैर वो यह विडंबना अपने अंतिम रूप में वहाँ दिखाई भी देती है कि वो मर भी जाता है। तो कहता है कि और वो कि अगर गर्दन टांगों के बीच फंसी हो तो सर, यह किसान की जो व्यवहार बुद्धि है प्रेमचंद उसको दिखाते हैं। हमारे समाज में किसान बहुत कुछ व्यवहार बुद्धि से करता रहा है, प्रेमचंद यह भी साथ साथ दिखाते हैं, उसकी चेतना भी दिखाते हैं, यह भी दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ वो समझौते करता है, कहाँ मर्जाद शब्द आता है, बार बार मर्यादा के लिए मर्जाद शब्द आता है। यह देखें कि प्रेमचंद उस भाषा में कहाँ धनिया देवर को सजा कराना चाहती है क्योंकि उसने गाय को जहर दे दिया है, लेकिन मर्जाद बचाने के लिए होरी नहीं करना चाहता है। उस पूरे संवाद को आप पढ़ेंगे तो आपको जो निम्न वर्गीय जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें किसान में भी बहुत निचले तबके का किसान हम समझते हैं, उनके भीतर तमाम संकटों के बावजूद जो एक पारिवारिक भावना रहती है, वह पूरा प्रसंग, उस पूरे प्रसंग की भाषा आपको उससे जोड़ देती है।
आप उस पर तिल मिला सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं, तर्क बुद्धि ये नहीं कहती, लेकिन प्रेमचंद जानते हैं कि जो एक हजारों साल की एक पारिवारिकता चली आई है कि भाई तो भाई है, उसको जेल भेज के क्या होगा। छोटा भाई नहीं समझ पाया, उसने गाय को जहर दे दिया। उसको देखें आप, दलित बस्ती में जो कुछ हो रहा है उस उपन्यास में, वहां पर जो बातचीत है दलित बस्ती के लोगों की, उस बातचीत को देखें आप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आंदोलन अभी उतना बड़ा नहीं हुआ था उस दौर तक, जब ये आया, उपन्यास आया, तो आंदोलन आ गए थे, दृश्य पर थे, बड़े व्यक्ति थे। प्रेमचंद ने हंस के मुखपृष्ठ पर उनकी तस्वीर छापी थी। बहुत सारे लोग जो ये मान के चलते हैं कि प्रेमचंद सिर्फ गांधी जी के साथ थे और डॉक्टर अंबेडकर के आलोचक थे, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हंस के मुखपृष्ठ पर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर छापी और उन्हें दुनिया के महानतम लोगों में से एक बताया था उन्होंने। वो उपलब्ध है, वो अंक भी उपलब्ध है, हंस की सारी फाइलें उपलब्ध हैं। और डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में उन्होंने लिखा, ये जरूर है कि गांधी जी के प्रति वो अधिक झुके हुए थे, क्योंकि गांधी जी की तरह प्रेमचंद को भी ये लगता था कि स्वाधीनता पहली शर्त है और अन्य चीज़ें हमारी भीतरी हैं, हम उन्हें सुलझा लेंगे। ये एक अलग बहस का मुद्दा है, हम उस ओर नहीं जाएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ प्रेमचंद गांधी जी के भी प्रसंग में जाते हैं या पक्ष में जाते हैं, वहाँ की भाषा देखें। प्रेमचंद डॉक्टर अंबेडकर का कैसे प्रभाव आता है और कैसे भाषा आती है। कर्मभूमि में मरे हुए जानवरों को न खाने की अपील है कर्मभूमि में, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अपील थी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अपील थी कि जो दलित लोग हैं वो मरे हुए जानवर न खाएं, इससे रोग फैलता है। इसे हिंदी का उस दौर का और आज भी सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रभावी रचनाकार विषय वस्तु के रूप में लेकर आता है। यह सम्मान ही है ना, बाबा साहब के प्रति उनके मन का सम्मान है जो वहाँ पर प्रकट होता है। और उस पूरे प्रकरण की भाषा देखिएगा, मुन्नी उस दलित बस्ती में काम करती है जा कर के, वो जब पूरी भाषा देखेंगे आप, पूरा संवाद देखेंगे तो लगेगा कि प्रेमचंद मतलब सिर्फ प्रवचन की वाला नहीं, एकदम जीवन की भाषा लेकर के, जीवन संघर्ष की भाषा लेकर के हमारे और आपके बीच जो होने वाली बातचीत होती है उस भाषा को लेकर के उन बातों को कहते हैं जो चेतना को बदल देती हैं, जो समाज को बदल देती हैं, जो राष्ट्र को बदल देती हैं। और हम लोग बदले। आप प्रेमचंद को पढ़ करके बड़ी संख्या में लोग बदले, ये सच्चाई है। लोगों ने स्वीकार किया है, लोगों ने लिखा। और सिर्फ प्रेमचंद को, भारत की तमाम भाषाओं के बड़े लेखकों को पढ़ करके लोग बदले। उस दौर में लोगों ने अपना जीवन बदला। बांग्ला में रविन्द्रनाथ ठाकुर को पढ़कर बहुत सारे लोग बदले, बंकिम को पढ़ करके बहुत सारे लोग बदले। इसी तरह आपके वहाँ उमाशंकर जोशी को पढ़ करके बहुत सारे लोग बदले। यहाँ पर पन्नालाल पटेल का तो नाम मैंने लिया ही अभी थोड़ी देर पहले। तो बहुत सारे, आप मराठी में इसी तरह से आप जाएंगे तो इस तरह की कोई ऐसी, मलयालम में आप जाएंगे तो रचनाकार मिलेंगे, तमिल में जाएंगे, हर भाषा में भारत के ऐसे लोग मिलेंगे जिन लोगों के कारण बहुत कुछ बदला हमारे समाज का। तो प्रेमचंद की हम भाषा पर बात कर रहे थे, तो उसको देखते हुए लगातार कि प्रेमचंद किसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी दलित समाज के बारे में क्या सोचते हैं। जहाँ जहाँ दलित समाज के बारे में वो निबंध लिखते हैं और जहाँ जहाँ दलित पात्र आते हैं उनके उपन्यासों में, उनकी कहानियों में, वहाँ की भाषा देखिए तो पता चलेगा कि प्रेमचंद उस पूरे समाज के बारे में क्या सोचते थे और उस पूरे प्रसंग के माध्यम से राष्ट्र और परिवर्तन के बारे में क्या सोचते थे। ये स्पष्ट होगा, ये चीज़ निकल करके आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर के हम लोग चर्चा करते रहते हैं। उस संदर्भ में भी प्रेमचंद की कहानियों में आपको बहस में जो स्वदेशी का पूरा आंदोलन आया था, जिसमें लोग अपने विदेशी वस्त्र दहन कर रहे थे, सारी चीज़ें, कई कहानियां हैं प्रेमचंद की इस विषय पर। उन कहानियों को आप पढ़ेंगे, उन कहानियों में लोगों की जो बातचीत पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो अमीर लोग हैं वो तो ठीक है, जो गरीब हैं, जिनके लिए कोई और रास्ता नहीं है, वे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और आ रहे हैं। और प्रेमचंद उसके लिए
कोई अतिरिक्त वाक्य का इस्तेमाल नहीं करते, कोई अतिरिक्त बात नहीं कहते, सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि इनके भीतर स्वतंत्रता की चाह है, स्वाधीनता की चाह है। और यही मित्रों यह जानना भी जरूरी है कि जब प्रेमचंद स्वाधीनता की बात कहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उपनिवेशवाद तक उसको जोड़कर मत देखिए, उसे पूरे भारतीय सामाजिक संरचना से जोड़ करके देखिए। यह उसी प्रकार की चीज़ है जिस प्रकार भक्ति आंदोलन के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी 12 आना ऐसा ही होता, 12 आना ऐसा ही होता जैसा है, और वो अपने कारणों से होता, जैसा कि हम लोग हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके लिए बाहरी प्रेरक की ज़रूरत नहीं थी। 25% मान लेते हैं वो भी, तो ये चीज़ रही हो। प्रेमचंद के वहाँ आपको कई सूक्तियाँ मिलेंगी, कई चीज़ें मिलेंगी, और आप उसके पक्ष में भी जा सकते हैं, उसके विपक्ष में भी जा सकते हैं। ये विवेचन पर निर्भर करेगा कि हम किस तरह का विवेचन करते हैं, किस तरह से उसको देखते और समझते हैं, जानते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि प्रेमचंद जो है वो मार्क्सवादी थे और इसलिए उस तरह की भाषा। देखिए, कुछ भ्रमों का निवारण कर लेना चाहिए। प्रेमचंद न तो पूरी तरह गांधीवादी थे और न पूरी तरह मार्क्सवादी थे, न तो वो पूरी तरह किसी के साथ। प्रेमचंद बहुत सचेत किस्म के व्यक्ति थे और उस दौर में पूरी दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा था उस पर उनकी निगाह थी। और आज की तरह इंटरनेट का दौर नहीं था, आज की तरह अखबारों का दौर नहीं था। बावजूद इसके 1917-18 में जब वो प्रेमाश्रम का मसौदा तैयार कर रहे थे, प्रेमाश्रम नाम का जो किसान जीवन पर उनका उपन्यास है, तो उसमें बुल्गारिया के किसान आंदोलन का जिक्र है। आज की तरह की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन बुल्गारिया का किसान आंदोलन आता है। और याद रखिए कि ये प्रेमाश्रम का जो मूल मसौदा है वो अवध के किसान आंदोलन से पहले का है, उसके बाद अवध का किसान आंदोलन भारत में हुआ। प्रेमचंद उसके पहले उसकी आंच को महसूस कर रहे थे कि ये चीज़ होगी और उसके लिए भाषा भी चुन रहे थे। आप उस उपन्यास के चरित्रों की भाषा देखिएगा, आप जो कादिर खान हैं उनकी भाषा देखिए, उसमें जो क्या कहते हैं अन्य जो जितने पात्र हैं, उन सभी किसान पात्र हैं उनकी भाषा देखिए, जो जमींदार हैं उनकी भाषा देखिए। इसी तरह से रंगभूमि में अगर आप जाएंगे तो दो भाइयों की भाषा का अंतर देखिएगा, जो ज्ञान शंकर और प्रेम शंकर हैं। इन दोनों की भाषा का अगर आप अंतर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रेमचंद किस तरह सोचते हैं। प्रेम शंकर जो बाहर से पढ़ के आए हैं, जमींदार हैं, ज्ञान शंकर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों के बीच समाज को लेकर, किसानों को लेकर, देश को लेकर जो बातचीत होती है, जो बहस होती है, वो भाषा बताती है कि प्रेमचंद किसके पक्ष में थे। यानी कि प्रेमचंद की भाषा ऐसी है जिसमें पक्षधरता आपको खोजनी नहीं पड़ती। पक्षधरता बहुत स्पष्ट है कि किसकी ओर हैं प्रेमचंद। आपको मतलब बहुत कोशिश करके नहीं जाना है कि नहीं हम चलो तय कर लेते हैं कि क्या है और कैसे है। जहाँ जहाँ प्रेमचंद पाखंडों की आलोचना करते हैं वहाँ वहाँ उनकी भाषा देखने लायक है और बहुत बहुत तीखी भाषा है, बहुत तीखी भाषा है पाखंडों की आलोचना करते हुए, निबंधों में भी, कहानियों में भी, उपन्यासों में भी। प्रेमचंद को उस दौर में कुछ लोगों ने निबंध लिखे प्रेमचंद के खिलाफ, एक तरह से हमले किए गए प्रेमचंद पर। श्रीनाथ सिंह ने लिखा, ज्योति प्रसाद निर्मल थे, उन्होंने लिखा। इन लोगों ने प्रेमचंद को एक तरह से ये बताने की कोशिश की कि प्रेमचंद विभ्रम फैला रहे हैं, प्रेमचंद द्वेष फैला रहे हैं। जाहिरा तौर पर चूँकि प्रेमचंद एक बड़े वर्ग को, जो समाज का बड़ा हिस्सा था, वो स्त्रियों का हिस्सा हो, दलितों का हिस्सा हो, किसानों का हिस्सा हो, वंचित वर्ग के, उनके पक्ष में खड़े थे, तो मुट्ठी भर लोगों की चिंता जायज़ थी कि वो लोग परेशान हो रहे थे। तो उन लोगों ने लेख लिखा, उनका जवाब देते हुए प्रेमचंद ने लिखा, क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं? कभी समय मिले तो इसको जरूर पढ़िए, निबंध ये, क्या वास्तव में हम राष्ट्रवादी हैं? ये मिल जाएगा निबंध, आप लोगों को सबको पढ़ना चाहिए, चाहे आप किसी भाषा के भी शिक्षक हों। क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं? और वो बताता है कि हमें अपने समाज को किस तरह देखना चाहिए।
हमें अपने ही भाई बंधुओं को किस तरह देखना चाहिए। आप हिंदी में पहले लेखक हैं प्रेमचंद, जो जाति व्यवस्था को समूल नाश करने की बात करते हैं अपने किताबों में, अपने उपन्यासों में, कहानियों में, निबंधों में भी जमींदारी व्यवस्था के समूल नाश की बात करते हैं और इसके लिए पूरा तर्क पद्धति विकसित करते हैं। ऐसा नहीं कि हवाई बातें कर दी, वो बताते हैं। आप कभी सोचें, ठाकुर का कुआं जैसी कहानी को पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है। छोटी सी कहानी है, 3 पेज की, अकेली वह कहानी प्रेमचंद की भाषा को डिकोड करने के लिए पर्याप्त है। और सिर्फ दलित दृष्टि से नहीं, स्त्रियों की दृष्टि से भी। कुएं पर सवर्ण घरों की स्त्रियां भी 5 मिनट पानी भर रही हैं और वो जो अपनी बात करती हैं स्त्रियां कि अपने घर में वो अपने पुरुषों के साथ, उनके पुरुषों का क्या रोल है उनके प्रति, क्या रुख है उनके प्रति, और किस तरह उनको भी कुछ पैसे लेने होते हैं तो कैसे उनकी जेब से निकालना पड़ता है। नहीं कि जो एक कह सकते हैं कि बड़ी दारुण स्थिति बाहर से देखने पर वो सवर्ण घरों की स्त्रियां हैं, संपन्न घरों की स्त्रियां हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी अपने पुरुषों के आगे दासी से अधिक की नहीं है। और प्रेमचंद बहुत क्लियर उस संवाद से स्पष्ट कर देते, अलग से नहीं कहते कि दासी हैं। वो जो संवाद निकल के आपस में वो 4 स्त्रियां बात करती हैं, 3-4 जो भी स्त्रियां हैं बात करती हैं, और उससे निकल के, ये प्रेमचंद की ताकत है। अलग से कुछ कहते नहीं, सिर्फ संवाद है, निकल के आता है। आप देखिए प्रेमचंद की भाषा, वो स्त्री पानी भर रही है और अचानक उसके से वो रस्सी छूट जाती है, छपाक की आवाज होती है और दरवाजा खुलता है। प्रेमचंद जो वहां पर बिंब बनाते हैं, वो देखिए, लगता है बाघ का मुंह खुल गया है। मित्रों, वह उस पूरे दौर की दास्तान है। वह पूरा दौर ठाकुर का कुआं था। आप सोचिए, हम कैसे चाहे जिन भी कारणों से यह पतन आया हो, हमारे आर्ष ग्रंथ नहीं कहते। हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं, अगर हिंदू धर्म की ही बात करना चाहते हैं आप, तो हिंदू धर्म का कोई महान ग्रंथ जो आरंभिक ग्रंथ है वह शोषण की इस व्यवस्था की वकालत नहीं करता। लेकिन चाहे जिन भी कारणों से हुआ हो, यह तो मानिए कि एक पतन गाथा हुई कि आप जिन्हें अपने ही समाज का हिस्सा मानते हैं उनको छूते नहीं हैं। आपके कुएं से वो पानी नहीं ले सकते, पी नहीं सकते। प्रेमचंद की चेतना वहाँ गई और प्रेमचंद ने उसके लिए वो भाषा ईजाद की। वो जो कहती है स्त्री, बहुत मार्मिक है, कहती है कि मतलब मेरी देह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे छुए से दिक्कत है। इस विडंबना पर विचार करिए। ये प्रेमचंद की भाषा है, ये प्रेमचंद की भाषा है। आप सोचें कि कैसे चीज़ें बदल रही थी। तो जो स्वाधीनता का एक पूरा स्वप्न रचते हैं प्रेमचंद, उसी स्वाधीनता के स्वप्न से वो अपनी भाषा भी निकालते हैं, निकाल कर लाते हैं। और अंत में जब वो लौटती है तो उसका पति जो है वो वही पानी पी रहा होता है जिसमें जानवर मरा है, दलित बस्ती का कुआं। जाहिर है कि उसके बाद रोग ही होना है, मृत्यु ही होनी, जाहिर है कि उसे रोग होना है, तरह तरह की चीज़ें होनी हैं। ये अलग से प्रेमचंद कह नहीं रहे हैं, सिर्फ कहानी, यही कला है, कहानी कला। 2.5 पेज की कहानी है, 3 पेज की। लम्ही हम जब गए थे बीच में, तो जहाँ उनका स्थानक है, जन्मस्थल, जहाँ प्रेमचंद जी बैठकर लिखते थे, तो जिस कमरे में बैठते थे वहाँ एक छोटी सी खिड़की है, मिट्टी से बनी हुई, और ठीक उसके पीछे कुआं है जिसके ऊपर उन्होंने कहानी लिखी है। तो वहाँ पर एक प्रेस नोट जैसा तो नहीं, पर उनके कहीं व्याख्यान में दिए गए स्पष्टीकरण का एक चिपका हुआ कागज है जो उनको संभाल रहे थे। उन्होंने ये बताया, जब हमने उनको पूछा कि ठाकुर का कुआं जब कहानी लिखी गई थी क्या यही कुआं था? मेहरा साहब हम साथ में गए, तो उन्होंने कहा कि ये वही कुआं है और पूरे गांव भर की औरतें यही पानी भरने आती थी। और प्रेमचंद जी जो स्त्री की मनोदशा को क्यों समझते थे, क्योंकि जो हम बैठकर लिखते थे ना, वहां से उन खिड़की से बिल्कुल वो कुआं पड़ता था और वहां पर हर समूह की स्त्रियां आती थी पानी भरने। तो ये संवाद जो है ना, जो आप बात कर रहे भाषा की, कि स्त्री की स्थिति को कैसे वो पहचानते हैं, हर वर्ग की स्थिति को, तो उन्होंने कानों सुना हुआ है। हाँ, नहीं, वो भी है, वास्तविकता पर आधारित
हाँ, लेकिन जब एक बड़ा रचनाकार रचता है तो चीज़ें जाहिरा तौर पर एक प्रेरणा कहीं से चीज़ मिलती है, लेकिन वो पूरे भारत के लिए सच कह रहे थे। और यह सच सिर्फ हिंदी प्रदेशों का सच नहीं था। ये आप में से जो दक्षिण के लोग होंगे वो भी जानते हैं इस बात को कि ये सच पूरे भारत का सच था। अलग अलग ढंग से जो जाति संरचना है वो उसी। तो प्रेमचंद की भाषा जो है वह भारत के पक्ष में रची गई भाषा है, उस भारत के पक्ष में रची गई भाषा है जो 1900 आज़ाद भारत का जो स्वप्न था प्रेमचंद के मन में कि कैसा बनेगा आज़ाद भारत, उस भारत का जो सपना था उसके लिए वो भाषा प्रेमचंद ने ईजाद की थी। वो भाषा प्रेमचंद ने खोजी थी कि ऐसा समाज बनेगा, उसके लिए वो तर्क करती हुई भाषा है, वो विचलित करती हुई भाषा है। प्रेमचंद आज़ादी देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन हम लोग तो हैं और हम लोग ये देख पा रहे हैं कि भारत बदला है। पूरी तरह प्रेमचंद के सपनों का भारत भले ही न बन पाया हो, लेकिन बहुत बदला है, बहुत हद तक बदला है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और भी बदलें। प्रेमचंद हमारे लिए ऐतिहासिक महत्व के हों, लेकिन उनकी जो सामान्य प्रासंगिकता हम ढूंढते हैं, जो मैंने आरंभ में कहा, वो प्रासंगिकता खत्म होनी चाहिए। हम महत्व पढ़ें कि कभी प्रेमचंद थे, कभी हमारा समाज ऐसा था, कभी हम गुलाम थे, है ना। जैसे गुलामी की हम तमाम निशानियां मिटा रहे हैं, वैसे हम लोगों को चाहिए कि हम सब लोग जो शिक्षक हैं कि हम सब प्रेमचंद जैसे लोगों से प्रेरणा लें, उनकी भाषा से प्रेरणा लें। आप देखें कि प्रेमचंद की भाषा में जो चीज़ आती है, जहाँ जहाँ कई जगहों पर अब चर्चा होती है, अपमानजनक जो चीज़ें आती हैं, हम पढ़ करके महसूस करते हैं कि यहाँ अपमान करने के लिए इस भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वो भाषा इसलिए है कि पढ़ने वाला कम से कम उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके किसी और का अपमान न करे। वो किसी पक्ष को अपमानित करने के लिए नहीं है, सचेत करने के लिए है कि इस तरह की भाषा अंततः एक स्वस्थ समाज की भाषा नहीं हो सकती है। आप उस पूरे दृश्य की कल्पना करें जहाँ पर दूध का दाम जैसी कहानी जो दृश्य लेकर आती है कि उस स्त्री का दूध पी सकता है ठाकुर साहब का जो बच्चा है, लेकिन उस स्त्री का अपना बच्चा वो कुत्ते के साथ बाहर रहता है, उसको भोजन नहीं मिल सकता है। कैसा समाज? प्रेमचंद इस पे सवाल उठाते हैं और इसके लिए तर्क करती हुई, विचलित करती हुई, मैं बार बार कह रहा हूं, भाषा निकाल करके लाते हैं। और यही भाषा आपको, आप देखें जिस कहानी की पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ, कफन, कभी बात करनी चाहिए, उस कहानी पर विचार करना चाहिए। आप उस कहानी में देखें कि प्रेमचंद कैसे हस्तक्षेप करते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि जिस व्यवस्था में कहानी कला में प्रवेश करके एक तरह से कहते हैं कि जहाँ चारपाई तोड़ने वालों को सारे सुख हैं, वहाँ श्रम करने वाला तो भूखे मरता है। जो श्रम करने वाले लोग हैं उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन जो जमींदार वर्ग है वो कुछ नहीं करता है, चारपाई तोड़ता है। मुहावरा है चारपाई तोड़ना, चारपाई तोड़ता है और वो आनंद कर रहा है। ये सवाल खड़ा करने के लिए वो पूरी की पूरी चीज़ लेकर के प्रेमचंद आते हैं और हम सब उसको पढ़ करके विचलित होते हैं। सवाल होता है कि वो कैसे कफन का पैसा खर्च कर सकते हैं, सब कुछ है। बहुत विस्तार में जाएंगे तो आप देखेंगे कि गरीबी आदमी से क्या क्या नहीं कराती है। और सिर्फ गरीबी नहीं, उस सोच का एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं प्रेमचंद कि खाने को नहीं दोगे लेकिन कफन का पैसा दे दोगे, हमें दवा का पैसा नहीं दोगे लेकिन कफन का पैसा दे दोगे। ये सवाल है मित्रों, ये सिर्फ प्रसंग नहीं है। और इसके लिए जो प्रेमचंद वहाँ अंडरलाइन करते हैं अपनी भाषा, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। कबीर को जो उसमें याद करने का मामला है वो बहुत दार्शनिक धरातल पर ले जाता है उन चीज़ों को। तो ये सब देखें, प्रेमचंद के वहाँ बहुत सारे प्रसंग हैं। मैंने बहुत सारे नोट्स लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं लेके भी आया था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की कुछ और आप लोगों से बातचीत, कितने बजे तक चलता है ये? हाँ, अच्छा ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम लोग अब सवाल जवाब कर लेते हैं।